हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पीटीएस 1 मतलब प्लेजर टेस्ट सीरीज नंबर 1 के पार्ट बी सेक्शन 3 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट को शो कर दिया है, विच इज कॉल्ड प्लेजर टेस्ट रिवीजन सीरीज सीबीएसई 12th मैथ फॉर द सेशन 2020 to 21। यानी आपके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है जिसमें हमने अलग अलग टेस्ट डिस्कस किए हैं। ये आपके दिल्ली सरकार के जो गवर्नमेंट स्कूल्स है ना, उसमें जो प्री बोर्ड एग्जाम कंडक्ट हुए हैं वो वीडियोस भी मैं यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको हाफ सिलेबस के 4 टेस्ट मिल जाएंगे और हमारी प्लेजर टेस्ट सीरीज नंबर 1 का जो सेक्शन फर्स्ट है और सेक्शन सेकंड वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा केस स्टडी के लिए डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। ये सारे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा बच्चों में। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्लेजर टेस्ट सीरीज नंबर 1 पार्ट बी सेक्शन 3, और यहाँ पर हमें अब जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो 2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, 2 मार्कर क्वेश्चंस होंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, यानी क्वेश्चन नंबर 19 से। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला हुआ है बच्चों? हमें बोला हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है ना। आप एक बार ब्रैकेट में देखिए ध्यान से, π/4 वो तो एंगल है ही, और ये भी तो एंगल ही होता है बच्चों, 2 tan इनवर्स 1/5, ये भी तो पूरा एंगल ही होता है। तो बेसिकली यहाँ पर इस तरीके से काम होगा कि टेंजेंट ऑफ a माइनस बी, समझे, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या होता है? इट इज 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ऑफ a इंटू टेंजेंट ऑफ b, समझे बच्चों। तो ये वाला फॉर्मूला होता है, आपको पता ही है, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए अगर मैं कंपेयर करूं तो b का मतलब तो π/4 हो गया, लेकिन a का मतलब हुआ 2 tan इनवर्स 1/5। तो इसको जरा सेपरेटली हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, यानी 2 tan इनवर्स 1/5। तो इसे हम कैसे करेंगे बच्चों? सो दिस विल बी tan इनवर्स 2 इंटू 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका? इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि आगे अगर हम लिखेंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स 2 अपॉन 5 अपॉन 24 अपॉन 25। ये 24 अपॉन 25 कैसे हुआ? चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। यहाँ पर इसको देखो, 1/5 होल स्क्वायर मतलब 1/25 हुआ। इसका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो क्या बनेगा? 25 माइनस 1 अपॉन 25। तो समझे ये 24 अपॉन 25 किस तरीके से आएगा। इतनी बात क्लियर है सभी को बच्चों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, जरा इसको हम फर्दर लिख लेते हैं, क्या बन जाएगा ये। तो दिस विल बी tan इनवर्स 5 अपॉन 12। कैसे? देखो 2/5 है इंटू 25 अपॉन 24 हो जाएगा, ये इस तरीके से कैंसिल होगा। बात समझ आ रही है सभी को? क्लियर है सबको? ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स 5 अपॉन 12। अब इसको ध्यान रखना क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है थोड़ी देर में, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं जरा अपने क्वेश्चन नंबर 19 के सॉल्यूशन में, यानी इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं जो मैंने टॉप में लिखा हुआ है आपके लिए, दिस फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला कि यहाँ पर एंगल B का मतलब π/4 हो जाएगा और एंगल A का मतलब 2 tan इनवर्स 1/5 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो जैसे ही मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा, यानी टेंजेंट ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4, तो जैसे इसको हम अप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? टेंजेंट ऑफ A, है ना, फॉर्मूला आप देखो एक बार, यानी टेंजेंट ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5, ठीक है, माइनस टेंजेंट ऑफ π/4, ठीक है, अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 इंटू टेंजेंट ऑफ π/4, ठीक है। बात क्लियर है सभी को बच्चों यहाँ पे? तो अब यहाँ पर ये 2 tan इनवर्स 1/5 इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पर निकाली हुई है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं आपसे कहूं कि टेंजेंट ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो जो ब्रैकेट में है 2 tan इनवर्स 1/5 उसकी जगह आप डालोगे tan इनवर्स 5/12, तो बाहर भी 10 है, समझे,
यानी टेंजेंट ऑफ tan इनवर्स 5/12, सो दिस विल गिव यू 5/12। बात समझ आ रही है बच्चों? ठीक है, तो यहां पर पहले वाले एक्सप्रेशन की जगह आपको मिलेगा 5/12 माइनस 1। ये 1 किसकी जगह आया बच्चों? tan π/4, tan 45 डिग्री की वैल्यू यही होती है। ऐसे ही डिनोमिनेटर में 1 प्लस 5/12 इंटू 1। ठीक है, अब इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये क्या बनने वाला है आपके लिए? सो दिस विल बी 5 माइनस 12 दैट इज -7 अपॉन 12 प्लस 5 दैट इज 17/12। ठीक है, तो 12 तो कैंसिल हो जाएगा, तो -7/17 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ आ रही है सभी को बच्चों? ठीक है, तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन का तो सॉल्यूशन हो गया बच्चों। अब यहाँ पर हमें एक अल्टरनेटिव भी दिया हुआ है, इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा बच्चों? तो एक बार देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या क्या गिवन है। हमें सिंप्लीफाई करना है कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन माइनस tan इनवर्स ऑफ दिस, और हमें इस इंटरवल का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका भी सॉल्यूशन बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ फॉर्मूलेज मैं आपके लिए लिख देता हूं जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सो इट इज 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, ऐसे ही 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला ये क्या होता है बच्चों? सो इट इज 2 कॉस स्क्वायर a। ठीक है, अच्छा अगर आपको ध्यान हो तो कॉस 2a का फॉर्मूला भी होता है, यानी कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है बच्चों, अच्छा एक चीज और, ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करना मैंने आपको सिखाया हुआ है। कहाँ सिखाया था? प्री कैलकुलस नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले डिस्कस किए हुए हैं मैंने, तो वहां पर ये सारी चीजें मैंने सिखाई हुई हैं आपको। 1 माइनस साइन 2a को बेसिकली हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस a माइनस साइन a का होल स्क्वायर। अब ये कैसे लिखा मैंने? डायरेक्टली लिखा है, तो कैसे लिखा बताओ तो सही। देखिए क्या होगा ना, cos a माइनस साइन a, इसमें आप अगर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, समझे? cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, वो तो 1 हो जाएगा, माइनस 2 cos a इंटू साइन a, तो वो साइन 2a बन जाएगा। बात समझ आई? ठीक है, चलिए तो ये सारे फॉर्मूले हमें यहाँ पर यूज करने हैं अपने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। तो अपना क्वेश्चन देखते हैं जरा। तो इसने हमें क्या दिया हुआ है? कॉट इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, एंड 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, अंडर रूट के अंदर। तो ये बन जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और ये पूरा है आपका अंडर रूट के अंदर। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक है, अच्छा इसके बाद आपके पास क्या है? तो tan इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स, तो इसके लिए मैंने क्या बताया? तो ये 1 माइनस साइन 2a से कंपेयर होगा, तो ये बनेगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अच्छा डिनोमिनेटर में सिर्फ cos x दिया हुआ है, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ cos x है, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे? cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। इतनी बात क्लियर है सभी को बच्चों? ठीक है, डन। अब यहां पर हम आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो चलिए जरा मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूं, लेकिन पहले जरा एक्सप्लेन कर दूं आपको क्या होगा यहाँ पर। देखिए ये 2 और 2 तो कटेगा अंडर रूट के अंदर, और ये साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है? तो ये बन जाएगा आपका tan स्क्वायर, लेकिन अंडर रूट है तो क्या बनेगा? मॉडुलस ऑफ टेंजेंट x बाई 2। समझे? तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहां पर क्या होने वाला है आपका? दिस विल बी कॉट इनवर्स मॉडुलस ऑफ tan x बाई 2। देखिए बच्चों यहाँ पर एक गलती होती है, जैसा कि मैंने बताया कि अंडर रूट के अंदर इस तरीके से मिलेगा, है ना? 2 और 2 कट गया था, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर यानी tan स्क्वायर हो जाएगा, एंगल तो x बाई 2 है। तो ज्यादातर बच्चे ना इसको डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं। ऐसे आप लिख सकते हो या नहीं बेटा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा ना कि आपका जो ये इंटरवल गिवन है ये आपको अलाउ करता है या नहीं। यहाँ पर इंटरवल देखो 0 से π/2 में x बिलोंग करता है, समझे? तो इसके अकॉर्डिंग्स में हमें देखना पड़ेगा ना बच्चों कि इसको डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं। समझे मेरी बात? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा इस चीज को हम आगे प्रोसीड करते हैं। अभी थोड़ा सा वेट करिए। इसमें नेक्स्ट टर्म क्या था आपके लिए? तो नेक्स्ट टर्म था माइनस tan इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू। अब जरा डिनोमिनेटर में फोकस करना, ये जो आपका cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर दिया हुआ है ना, इसमें फोकस करना।
ये cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यानी सिर्फ डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं मैं, इस पे फोकस करना। तो क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, cos x/2 माइनस साइन x/2 इंटू, यानी मल्टीप्लाई में cos x/2 प्लस साइन x/2। कुछ समझे? मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इन प्लेस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर का मतलब है cos स्क्वायर एंगल और बी स्क्वायर का मतलब है साइन स्क्वायर ऑफ एंगल। बात समझ आ रही है? तो जैसे ही आप इस तरीके से लिखेंगे ना डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर से कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे। ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर है, और जब डिनोमिनेटर में ऐसे लिख लोगे तो ये वाली चीज ना कैंसिल हो जाएगी, समझे, और ऊपर पावर 1 बच जाएगा ब्रैकेट के ऊपर। ठीक है, तो चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूं। तो ये क्या बनने वाला है, सो दिस विल बी माइनस tan इनवर्स cos x/2 माइनस साइन x/2 अपॉन cos x/2 प्लस साइन x/2। इतनी बात क्लियर है सभी को बच्चों? ठीक है, अब क्या बनेगा बच्चों यहां से, तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, अब ध्यान से देखिए। तो ये जो है आपका cot इनवर्स, सबसे पहली बारी है कि इस मॉड को हम कैसे हटाएंगे। तो यहां पर देखिए आपको ये इंटरवल गिवन था, ठीक है, यहां पर 2 से ना आप डिवाइड कर दो थॉरोली, तो ये बन जाएगा आपका इस तरीके से। तो इस तरीके से बनने का मतलब ये हुआ कि x/2 वाला जो एंगल है ना, वो बेसिकली 0 से π/4 इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। तो 0 से π/4 इंटरवल में बिलोंग करने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का आधा हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेसिकली टेंजेंट फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू मिलती है तो हम क्या करते हैं, मॉडुलस को डायरेक्टली हटा देते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं मॉड के अंदर वाली चीज को, समझे? ठीक है बच्चों। अच्छा, इस वाले में क्या करोगे, इस वाले एक्सप्रेशन में यहां देखिए, तो यहां पर ना ये ब्रैकेट जो मैंने लगाया, तो इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ना कोसाइन एंगल से डिवाइड कर दो, समझे, cos x/2 से डिवाइड कर दो। तो ये बनेगा 1 माइनस टेंजेंट ऑफ x/2 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ऑफ x/2। ठीक है बच्चों, बात क्लियर है? अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये टेंजेंट x/2 के लिए हम लिखेंगे कोटेंजेंट π/2 माइनस x/2। ठीक है, और ये बनेगा आपका tan इनवर्स टेंजेंट ऑफ π/4 माइनस x/2। अब ये कैसे बना, यानी ये मैंने कैसे लिख दिया, तो बेटा यहां पर tan a माइनस b का अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, तो आपको पक्का ये मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। आप फॉर्मूला अप्लाई करके देखो, आपको यही मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, वैसे ये सारी बातें मैं आपको प्री कैलकुलस के ट्रिग्नोमेट्री वाले लेक्चर में बता चुका हूं, जहां मैंने फॉर्मूलेस डिस्कस किए थे। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं इसको हम किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि आपको ना ये वाला फॉर्मूला जब अप्लाई करना है, यानी कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ कोटेंजेंट x, x कब होता है, जब x आपका प्रिंसिपल ब्रांच में हो, यानी इस इंटरवल में हो। ऐसे ही आपका tan इनवर्स ऑफ tan x, x कब होगा, जब आपका x बिलोंग करे इस इंटरवल से। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा कि π/2 माइनस x/2 क्या cot इनवर्स के प्रिंसिपल ब्रांच से बिलोंग करेगा, ऐसे ये वाला क्या इससे बिलोंग करेगा, है ना। तो हमें ये चीज कंफर्म करनी पड़ेगी। तो इसके लिए जरा हम पहुंचते हैं इस कंडीशन को देखने के लिए जो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, यहां पर देखिए, ठीक है, टॉप में। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें ना -1 से मल्टीप्लाई कर दो थॉरोली। तो इस वजह से इनइक्वालिटी आपकी ना चेंज हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब पूरे में π/2 ऐड कर दो सबसे पहले। तो पूरे में π/2 जैसे ही ऐड करोगे ना, तो ये बन जाएगा आपका π/4, समझे, और ये बनेगा आपका π/2 माइनस x/2, और ये बनेगा π/2। अब ये जो भी इंटरवल आया किसके लिए, π/2 माइनस x/2 के लिए, वो इंटरवल बेसिकली इस इंटरवल का एक छोटा सा हिस्सा है ना। बात समझ आ रही है? तो यानी cot इनवर्स ऑफ कोटेंजेंट दिस एंगल विल एक्चुअली correspond to the interval of principal branch for cot inverse, समझे, उसी का छोटा सा हिस्सा होगा π/2 माइनस x/2, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं π/4 से x/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है बच्चों।
बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है, तो इस वजह से इसको डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स फॉर्मूला अप्लाई करके, तो एंगल एक्स, एक्स का मतलब क्या हुआ, अगर कंपेयर करोगे, यहां पर मैं फॉर्मूले से कंपेयर करके एंगल एक्स बोल रहा था, ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा, ये दिस विल बी पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2। ठीक है बच्चों, अब जरा tan इनवर्स वाले को भी देख लेते हैं, तो इसके लिए मुझे यहां पर पाई बाय 4 ऐड करना पड़ेगा पूरे में, तो ये बन जाएगा आपका 0 से पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 और ये पाई बाय 4, यानी अब जो इंटरवल हमें मिला, ये वाला इंटरवल 0 से पाई बाय 4 में ये एंगल बिलोंग करेगा, ये जो एंगल है बेसिकली 0 से पाई बाय 4 में अगर बिलोंग करेगा, तो ये 0 से पाई बाय 4 जो इंटरवल बनेगा ना, वो बेसिकली tan इनवर्स फंक्शन के प्रिंसिपल ब्रांच के गिवन इंटरवल से, जो मैंने लिखा हुआ है, उससे ही कोरिस्पॉन्ड कर रहा है, उसी का एक छोटा सा हिस्सा है। इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो हमने लिखा हुआ है। यहां पर भी एंगल एक्स को हमें कंपेयर करना है इसके साथ, और अगर एंगल एक्स प्रिंसिपल ब्रांच से है और हमारे पास जो एंगल है पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, वो भी बेसिकली प्रिंसिपल ब्रांच के एक छोटे से हिस्से से ही बिलोंग कर रहा है। बात समझ आ रही है? तो बस आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, डायरेक्टली एंगल लिख दो, tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू x, समझे, फॉर्मूला अप्लाई करते हुए। यहां पर अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 माइनस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका x बाय 2 तो कैंसिल होगा, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, यानी पाई बाय 4 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन 20 में हमें बोला हुआ है कि इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिस एंड उसका इनवर्स भी गिवन है आपको, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इस कंडीशन का भी ध्यान रखना है। देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मैट्रिक्स A इंटू इट्स इनवर्स विल बी इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स, है ना, इसी डेफिनेशन का हम लोग यूज करेंगे। तो मैट्रिक्स A तो ये रहा आपके लिए, बात समझ आ रही है, ठीक है, और इसका इनवर्स भी ये रहा 1 माइनस 1 0 2, इसे हम लोग यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल रख देंगे, तो 2 बाय 2 का ही आएगा वो। ठीक है, अब जरा हम लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर लेते हैं, तो 2x इंटू 1 दैट इज 2x प्लस 0 इंटू माइनस 1, तो 2x ही बचेगा। ठीक है, अगले वाले में यहाँ पर 0 बचेगा और ये x माइनस x यानी 0 बचेगा, फिर ये आपका 0 और ये आपका 2x। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा 1 0 0 1। ठीक है बच्चों, बात क्लियर है? तो यहां पर अब हम बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस इस डेफिनेशन का यूज करेंगे। सो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हमें क्या मिलेगा, 2x इक्वल टू 1, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 1 बाय 2। बात समझ आई सभी को? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया ना। ठीक है, इसके अलावा क्या और कोई तरीका है जिससे आप इसे कर सकते हैं? इसके अलावा एक तरीका और भी है, वो तरीका ये होगा बच्चों, लंबा हो जाएगा लेकिन बता देता हूं आपके लिए मैं। आप क्या करो, सबसे पहले ना A इनवर्स निकालो, तो A इनवर्स बेसिकली आप इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल लेंगे, है ना, इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल लेंगे। इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? जब वो A इनवर्स की वैल्यू जो आप निकालने वाले हैं वो आपको मिल जाएगी ना, उसे गिवन A इनवर्स के इक्वल रख दो। आपको दे तो रखा है क्वेश्चन में A इनवर्स की वैल्यू, समझे, जैसे उसके इक्वल रखेंगे बस आपका काम हो जाएगा, समझे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है, इसने हमसे लिमिट वैल्यू पूछी हुई है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड फ्रॉम द राइट हैंड साइड, यानी 0 पे LHL एंड RHL हमें फाइंड करना है फॉर दिस फंक्शन। ठीक है, और फिर हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी भी डिस्कस करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर LHL ही निकाल लेते हैं। तो LHL क्या बनेगा आपके लिए, तो LHL यानी लिमिट x अप्रोचेस 0 फॉर द फंक्शन fx। ठीक है, तो यहाँ पर fx की वैल्यू को मैं डायरेक्टली लिख दूंगा। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो ये बनेगा आपका e टू द पावर 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन x प्लस 1। ठीक है, तो यहां पर आप लोग क्या करो बच्चों कि पुट x इक्वल टू 0 माइनस h। ठीक है, और क्योंकि x का लिमिट 0 है देयरफॉर h का लिमिट भी 0 हो जाएगा। बात समझ आ रही है सभी को? क्लियर है इतना? ठीक है, तो यहां पर ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बनने वाला है आपके लिए, सो दिस विल बी लिमिट h अप्रोचेस 0 e टू द पावर 1 अपॉन x। ठीक है, और x की जगह अब क्या हो जाएगा
और x की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, तो 0 माइनस एच यानी माइनस एच ही हो जाएगा। तो दिस विल बी e टू द पावर -1 अपॉन एच -1 अपॉन e टू द पावर -1 अपॉन एच प्लस 1। इतनी बात क्लियर है सभी को बच्चों? ठीक है। अब यहां पर जैसे आप लिमिट रिप्लेस करेंगे ना, यानी h की जगह आप 0 डालेंगे तो ये बनेगा आपका e टू द पावर -1 अपॉन 0 यानी माइनस इन्फिनिटी -1 अपॉन e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो ये क्या बनेगा आपका e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, तो इन्फिनिटी होता है, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या बनेगा आपका 0 माइनस 1 और ये बनेगा 0 प्लस 1, तो दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 यानी -1 ही आएगा। अब देखो बच्चों हमें यहाँ पर ना राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करना है, तो चलो जरा इसको भी निकाल लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए आपका हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस ये फंक्शन तो आपका एज इट इज। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप लिमिट चेंज करेंगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कि पुट x इक्वल टू 0 प्लस h। ठीक है, व्हेन x विल अप्रोच टू 0 देन h विल अप्रोच टू 0 एज वेल। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ पर जब ये काम आप लोग कर लेंगे सो दिस विल बी लिमिट h अप्रोचेज 0 e टू द पावर 1 अपॉन h -1 अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन h प्लस 1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें भाई, अब तो हम अटक गए यहाँ पे, आगे कैसे बढ़े? ठीक है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे बेसिकली ध्यान से देखना आप लोग, ये होगा लिमिट h अप्रोचेज 0। ठीक है, और ये जो फंक्शन आपको मिला e की पावर 1 अपॉन h है ना, -1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h प्लस 1, इस वाले फंक्शन में आप क्या करिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ना e की पावर 1 अपॉन h से डिवाइड कर दो, तो इस वजह से ये आपको ऐसे मिल जाएगा। समझे कि नहीं, e की पावर 1 अपॉन h से डिवाइड किया है हमने बच्चों, इतना क्लियर है सबको? ठीक है, अब जैसे आप h की लिमिट यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो ये मिलेगा आपको 1 माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस इन्फिनिटी, दिस विल बी 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 दैट इज 1। ठीक है बच्चों, अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। समझे? अब ये बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूटी के बारे में भी तो कुछ पूछा हुआ है। यहां पर देखिए कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0, तो कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट करने के लिए LHL मस्ट बी इक्वल टू RHL एंड विच मस्ट बी इक्वल टू F0। यहां पर 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक की जा रही है इसलिए, तो क्योंकि LHL एंड RHL इक्वल नहीं है, -1 LHL की वैल्यू RHL की वैल्यू +1, तो दे आर नॉट इक्वल, सो वी कैन कंक्लूड दैट द फंक्शन f इज डिसकंटीन्यूअस। तो फंक्शन f क्या हो जाएगा आपका, डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा एट x इक्वल टू 0। बात समझ आई सभी को बच्चों? बात समझ आई बच्चों सभी को? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 22 को भी देख लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। तो यहां पर बोला हुआ है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो बच्चों इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के इंटरवल निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले फंक्शन को ना डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहां पर हमें मिलेगा कौन सा रूल, यानी प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। तो x बाहर हो जाएगा, e वाले का हमें सबसे पहले डेरिवेटिव करना है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब पावर का भी करना है, तो पावर बेसिकली देखो इस तरीके से है, ध्यान से देखो, समझे? तो पावर का हमें डेरिवेटिव करना है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2x प्लस e वाले का सेम रखो यानी x इंटू 1 माइनस एक्स, और बाहर जो x था उसका भी कर दो यानी 1 आ जाएगा वो। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर सभी को? अब पूरे में से कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लो, तो पूरे में से कॉमन है e टू द पावर x इंटू 1 माइनस एक्स, तो अंदर क्या बचेगा x इंटू 1 माइनस 2x दैट इज x माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, और यहां से आपका +1। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा तो इसके लिए मैं डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख दूंगा। बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है, जब डेरिवेटिव को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो यहां से हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसके लिए मुझे यहाँ पर फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तो चलिए जरा फैक्टर बना लेते हैं। एक्चुअली क्या होगा कि e टू द पावर x इंटू 1 माइनस एक्स, ये तो कभी 0 होगा नहीं। ठीक है, इस पूरे में से ना माइनस कॉमन भी लेंगे, थोड़ा सा वेट करो। x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, माइनस कॉमन लोगे तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से ये बन जाएगा आपका माइनस 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। एक बार चेक करिए आप लोग। ठीक है, फैक्टर ठीक है बच्चों?
तो यहाँ से हमें जो x की वैल्यूज मिलेंगी तो वो किस तरीके से मिलेंगी जरा देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर फर्स्ट फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x इक्वल्स -1/2 और दूसरे फैक्टर को अगर आप 0 के इक्वल रखेंगे तो वहां से x की वैल्यू 1 मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम नंबर लाइन प्लॉट कर लें तो नंबर लाइन पे आपका ये -1/2 और ये 1, ये आपका -∞ और ये आपका इन्फिनिटी हुआ। ठीक है, एक बार डेरिवेटिव को मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं तो ये बनेगा -e⁻x इंटू 1 - x इंटू 2x + 1 इंटू x - 1। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई इसलिए किया हमने कि जो भी इंटरवल हमें मिलेंगे ना उसमें से हम पॉइंट्स लेकर डेरिवेटिव को चेक करने वाले हैं कि डेरिवेटिव पॉजिटिव कहां बनेगा। डेरिवेटिव जहां पॉजिटिव बनेगा वो हमारा इंटरवल आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपका जो नंबर लाइन है ना वो 3 हिस्सों में बंट चुका है। तो बच्चों इस वाले इंटरवल में से जब हम कोई भी x की वैल्यू लेंगे यानी जो कि 1 से बड़ी होनी चाहिए, जैसे मान लो मैंने x की जगह 2 ले लिया, ठीक है, इस वैल्यू को हम अपने डेरिवेटिव में डाल के चेक करेंगे कि डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। तो एक बार ध्यान से सुनना, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को तो हमें चेक करने की जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू होगी e⁻x जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होता है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है, तो यहां पर जैसे x की जगह मैं 2 डालूंगा इस वाले ब्रैकेट में, तो इस वाले ब्रैकेट में x की जगह 2 डालोगे तो ये ब्रैकेट आपको देगा पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, ये ब्रैकेट भी आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा अगर आप x की वैल्यू 1 से बड़ी डालेंगे तो कहने का मतलब डेरिवेटिव आपका ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि यहां पर देखो पहले से एक माइनस लगा हुआ है बच्चों। बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम यहां पर डिक्लेयर कर सकते हैं कि इस इंटरवल में तो आपका डेरिवेटिव नेगेटिव आने वाला है बच्चों। ठीक है, अब इस वाले इंटरवल से कोई एक वैल्यू ले लेंगे हम x की, जैसे मान लो मैंने 0 लिया बच्चों। ठीक है, फिर से हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को चेक तो करेंगे नहीं। बात समझ आ रही है? इसको चेक करेंगे तो ये पॉजिटिव देगा, इसको चेक करेंगे तो ये नेगेटिव देगा। x - 1 वाला ब्रैकेट आपको नेगेटिव वैल्यू देगा अगर आप इस इंटरवल में से कोई सा भी नंबर लेंगे x की जगह तो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉजिटिव, 2x + 1 पॉजिटिव और ये ब्रैकेट नेगेटिव। ठीक है, तो एक ब्रैकेट से आपको नेगेटिव वैल्यू मिली, बाकी सब जगह से आपको पॉजिटिव वैल्यू मिली, लेकिन बाहर एक नेगेटिव ऑलरेडी प्रेजेंट है बच्चों। ठीक है, तो ओवरऑल आपका डेरिवेटिव का जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा आपका, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों। बात समझ आ रही है? अब इस इंटरवल से भी कोई वैल्यू ले लेते हैं, सपोज x की जगह मैंने -1 ले लिया बच्चों। ठीक है, तो जैसे आप -1 डालेंगे तो ये वाला ब्रैकेट x की जगह -1 डालने पे क्या देगा, तो नेगेटिव देगा। ये वाला ब्रैकेट भी आपको नेगेटिव देगा, तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव मींस पॉजिटिव हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो ऑलरेडी आपका पॉजिटिव ही रहेगा और बाहर एक नेगेटिव पहले से ही प्रेजेंट है। तो ओवरऑल आपका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, तो ओवरऑल आपका डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाएगा बच्चों। बात समझ आ रही है? तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस वाले इंटरवल में आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव है। देयरफॉर आपका जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीजिंग हो जाएगा इस इंटरवल में, जिस इंटरवल में आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव है। डेरिवेटिव इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल। बात समझ आ रही है सभी को बच्चों? क्लियर है? तो इसी इंटरवल में आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, देयरफॉर f इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल दैट इज x बिलोंगिंग टू -½ से 1। ठीक है बच्चों, हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को भी देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो ये आपके इंटीग्रेशन के ऊपर 2 क्वेश्चंस गिवन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका भी सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ना क्रिटिकल पॉइंट्स पता कर लेते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमको जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मॉडुलस में x - 1 है, ठीक है, और फिर एक मॉडुलस में x - 2 है और फिर आपके मॉडुलस में x - 4 है। तो मॉड के अंदर की जो भी क्वांटिटी है ना उसको 0 के इक्वल रख लेते हैं हम लोग, तो वहां से x की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू 2 आएगी, यहाँ पर x की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, तो x की हमें ये अलग अलग वैल्यूज मिल गई हैं। इन वैल्यूज को हम अपने डेफिनेट इंटीग्रल के गिवन लिमिट से कंपेयर करते हुए x की वैल्यू को डिक्लेयर कर लेते हैं। तो x की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, 2 आ जाएगी एंड 4 आ जाएगी। बात समझ आ रही है? तो इस वजह से आपका जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो कैसे ब्रेक होगा, तो ये 1 से 2 में पूरा फंक्शन जाएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा, तो 2 से 4 में पूरा फंक्शन जाएगा और फिर उसके बाद क्या होगा, 4 से 5 में पूरा फंक्शन जाएगा बच्चों। बात समझ आ रही है? तो 1 से 2 इंटरवल के बीच में, यानी जब आपका x 1 से 2 इंटरवल में लाई कर रहा है तो इस इंटरवल में हमें इसकी वैल्यू पता करनी होगी
इसकी वैल्यू पता करनी होगी और इसकी वैल्यू पता करनी होगी। ऐसे फिर इसकी बात करेंगे और फिर इसकी बात भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जरा हम फर्स्ट केस को देख लेते हैं। तो यहां पर यानी इस इंटरवल के लिए अगर मैं x की वैल्यू कोई सी भी लूंगा इस इंटरवल में से और उसे अगर इसके अंदर डालूंगा, सपोज 1 से बड़ा, क्योंकि 1,2 है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ ना इसका मतलब। तो यहां पर 1 से बड़ा कोई सा भी नंबर अगर आप ले लें, सपोज 1.5 ले लिया मैंने, तो 1.5 को अपने मॉडुलस फंक्शन में डालो, यहां पर डालो। ठीक है, तो 1.5 को यहां पर डालोगे तो मॉड के अंदर आपको जो भी वैल्यू मिलेगी ना वो पॉजिटिव मिलेगी। तो मॉड को हटा दो और जैसा है वैसा ही लिख दो। समझे, मॉडुलस फंक्शन के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू मिलती है तो मॉड को हम एज इट इज हटा देते हैं बच्चों। ठीक है, यहां पर डालोगे 1.5 - 2 तो मॉड के अंदर नेगेटिव आएगा, तो मॉड में नेगेटिव आएगा तो मॉड को हटाकर बाहर एक नेगेटिव खुद सप्लाई करते हैं। बात समझ आई। सिमिलरली यहां पर भी नेगेटिव आएगा तो यहां पर भी हमें ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, अब इन तीनों को हमें ऐड करना है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं, समझे। तो इन तीनों को हम जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, तो जैसे आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये बनेगा -x, ये आपका 4 + 2 6 - 1 यानी 5, तो ये आपका हो जाएगा 5 - x dx। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। अच्छा, अब अगले वाले को भी देख लेते हैं। तो अगले वाले में क्या होगा आपका, यानी x - 1, फिर आपका x - 2 और फिर आपका x - 4। ठीक है, इनकी वैल्यूज हमें पता करनी होगी। अब इंटरवल क्या होगा, तो इंटरवल है आपका, देखो ये वाला। तो इस इंटरवल में से कोई सा भी नंबर ले लो x की जगह, सपोज मैंने लिया 2.5, तो 2.5 - 1 करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, 2.5 - 2 करोगे तो भी क्या आएगा आपका, पॉजिटिव ही आएगा। बात समझ आ रही है, यानी x - 2 ही रहेगा। 2.5 - 4 करोगे तो ये आपका नेगेटिव आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा x, ठीक है, ये 4 हो जाएगा और ये -3 यानी +1, तो x + 1 dx। इतनी बात क्लियर है सबको बच्चों। ठीक है, डन। अब लास्ट वाले को भी देख लेते हैं, इसमें क्या होगा। तो लास्ट वाले में बेसिकली आपका इंटरवल है 4 से 5, यहां पर आप देख रहे होंगे। तो ये 4 से 5 इंटरवल है, तो एक काम करता हूं, यहीं पर मैं मॉडिफाई कर देता हूं आपके लिए, देख लेते हैं क्या आने वाला है। ठीक है, तो 4 से 5 में इस तरीके से। तो अब इस इंटरवल के बीच में कोई सा भी नंबर ले लो, सपोज 4.5 ले लिया मैंने, तो यहां पर डालोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, यहां पर भी पॉजिटिव आएगा और ये भी आपका पॉजिटिव ही आएगा। अब इन सबको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 3x - 7। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पूरा वैल्यू हो जाएगा बच्चों। अब बस इसको हमें इंटीग्रेट कर लेना है। अब इसके बाद बच्चों हमें इसे इंटीग्रेट करना है सिंपली। तो 5 - x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 5x - x²/2 ऐसे होगा। लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो मैंने डेफिनिट इंटीग्रल के लेक्चर में आपको सिखाया हुआ है कि इस तरीके से इंटीग्रेट मत करो, किसी और तरीके से सिखाया था मैंने। कैसे सिखाया था याद है आपको? चलिए एक बार देख कर आना और मुझे बताना आपको समझ में आता है कि नहीं। तो फिलहाल तो मैं ऐसे ही कर देता हूं, सो दैट यू आर नॉट सरप्राइज्ड, है ना, आपको प्रॉब्लम ना आए। तो इसी तरीके से मैं इंटीग्रेट कर देता हूं। तो यहां पर आपका बन जाएगा 5x - x²/2 और ये आपका लिमिट है। ठीक है, अगले में आपका हो जाएगा x²/2 +1 के लिए x हो जाएगा यहाँ पर, और ये रहा आपका लिमिट्स, ये बनेगा आपका 3x²/2 - 7x, और ये रही आपकी लिमिट्स बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर हमें लिमिट डालनी है। तो 5 × 2 = 10 -4/2 यानी ऐसे हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट तो 5 - 1/2। ठीक है, यहाँ पर डालेंगे तो 4² यानी 16 हो जाएगा, /2 यानी 8 +4 अपर लिमिट हुआ, माइनस लोअर लिमिट, देखो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डालेंगे हम लोग तो 3 × 5² यानी 25 यानी 75/2 होगा, -35। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 16/2 यानी 8 × 3 = 24 -28। इतना क्लियर है सबको बच्चों? ठीक है, ये बातें क्लियर है सबको? अब यहां से हमें आगे बढ़ना है अपना सिंप्लीफिकेशन करते हुए। तो क्या आ जाएगा एक बार देख लेते हैं फट देनी। तो ये आपका बनेगा 10 - 2 दैट इज 8। ठीक है, और ये बनेगा आपका -9/2। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये बनेगा आपका 16 - 9/2 यानी 7/2 बनेगा बच्चों। बात क्लियर है? ठीक है, अच्छा अगले वाले को भी देख लेते हैं। तो वो बनेगा 8 + 4 यानी 12 - 4। 12 - 4 क्या आ गया आपका, प्लस का 8 हो जाएगा बच्चों। इतनी बात क्लियर है सबको? डन। ठीक है, अब अगले वाले में देखते हैं। तो ये क्या बनेगा आपका, तो ये बनेगा 75/2
मीन्स 75 माइनस 70/2 यानी क्या बन जाएगा आपका ये, तो 5/2 बनेगा। ठीक है, तो 5/2। अच्छा, अगले वाले में 24 माइनस 28 मतलब क्या हुआ, तो -4, लेकिन आगे बाहर एक माइनस पहले से है तो +4 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा आपका, क्या बनेगा बच्चों ये, तो दिस इज 5/2 + 4, एक बार एलसीएम ले लो तो दिस विल बी 13/2। इतनी बात क्लियर है सभी को बच्चों? ठीक है, अब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 13/2 + 7/2 यानी 20/2, 20/2 यानी 10 हुआ, 10 + 8 क्या हो जाएगा बच्चों, सो दैट विल बी 18। तो 18 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं जरा अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्चुअली यहाँ पर एक अल्टरनेटिव दिया हुआ है, ये रहा आपका फंक्शन, तो इसको भी देख लेते हैं। तो ये क्या है, e⁻ cos x अपॉन e⁻ cos x प्लस e⁻ cos x का इंटीग्रेशन है बिटवीन द लिमिट 0 से पाई। वैसे बच्चों अगर आपको डिसाइड करना है ना यहाँ पर कि कौन सा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो ये बताइए ऊपर वाला सॉल्व करोगे या नीचे वाला सॉल्व करोगे? मेरे अकॉर्डिंग ऊपर वाला सॉल्व किया आपने तो आपने देख ही लिया कितना लंबा है। अब नीचे वाला भी देख लो एक बार, आपको नीचे वाला ज्यादा छोटा लगेगा। चलिए आपके ऊपर है, अगर आपको प्रॉपर्टी आती है तो इससे भी आप कर सकते हो। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट बोलिए। ठीक है, अब हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इस प्रॉपर्टी का ना एक स्पेशल नाम है, क्या नाम है बताना मुझे कमेंट करके, किंग्स रूल है या क्वींस रूल है ये प्रॉपर्टी। ठीक है, एक बार कंपेयर कर लो। a का मतलब पाई हो गया, अपने क्वेश्चन में देख लो तो क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स, एक्स की जगह अपने फंक्शन में, तो ये बनेगा 0 से पाई, e⁻ cos x की जगह क्या बनेगा, तो पाई माइनस एक्स। ठीक है, और cos पाई माइनस एक्स आपका माइनस cos x होता है बच्चों। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर साइड में शो कर रहा हूँ, इसको डायरेक्टली यहाँ पर लिख दूंगा, इस तरीके से हो जाएगा। डिनोमिनेटर में e⁻ माइनस cos x प्लस e⁻ माइनस ऑफ माइनस cos x यानी e⁻ cos x आ जाएगा बच्चों। इसे इक्वेशन सेकंड बोलिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे इनको ऐड करेंगे तो LHS में तो आपका 2i हो जाएगा, RHS में क्योंकि इंटीग्रल का लिमिट सेम है इसलिए इंटीग्रेंड ऐड हो जाएंगे। जैसे ही इंटीग्रेंड को ऐड करोगे, एक बार डिनोमिनेटर देख लो फर्स्ट इक्वेशन में, है ना, और यहां पर भी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो बस एलसीएम आराम से आ जाएगा। और जब एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो वो कैंसिल होके आपको सिर्फ 1 दे देगा बच्चों। अब 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है, जिसमें आपको लिमिट लगानी है 0 से पाई, तो ये बन जाएगा आपका पाई माइनस 0 दैट इज पाई। लेकिन ये वैल्यू मिली है 2i की, आपको निकालना है i। ठीक है, तो i बन जाएगा π/2, सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि अगर आपने नीचे वाला क्वेश्चन डिसाइड किया होता ना सॉल्व करने के लिए तो इससे आपको ज्यादा हेल्प मिलती, ज्यादा छोटा होता, टाइम बच जाता। होता क्या है ना कि अल्टरनेटिव वाले क्वेश्चन में ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऊपर वाला या नीचे वाला, किस में आपका टाइम बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 24। तो इसमें बोला हुआ है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, दिस इज द पैराबोला, अपसाइड वाला पैराबोला बनेगा बिकॉज x² = 4y गिवन है, और ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन और y = 0। ठीक है, y = 0 का मतलब कौन सा एक्सिस हुआ, y = 0 का मतलब एक्सिस होगा, कौन सा एक्सिस, x = 0 का मतलब क्या होता है ये बताओ, y = 0 का मतलब क्या होता है ये बताओ, कौन सा एक्सिस होता है बताइए। चलिए, तो y = 0 का मतलब एक्चुअली में x एक्सिस हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर मैं डायग्राम बना लेता हूँ बच्चों आपके लिए। तो डायग्राम मतलब हमें सबसे पहले ये आपका y एक्सिस प्लॉट करना है, सो दिस इज योर y एक्सिस। ठीक है, और ये आपका x एक्सिस हो गया, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ओरिजिन यहाँ पर है, और ये आपका जो पैराबोला है ना बच्चों, तो दिस इज अपवर्ड पैराबोला, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर x = 4y - 2, इसको भी देख लेते हैं। तो जब यहाँ पर y 0 होगा तो x - 2 रहा होगा, और x 0 होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो 1/2 आएगी बेसिकली। तो ये इस तरीके से आपका लाइन चला जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये तो आपका लाइन हो गया x = 4y - 2, और ये आपका पैराबोला हो गया यानी x² = 4y। ठीक है, अब हमें कौन सा एरिया निकालना है, ध्यान से सुनना। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि हमें ये वाला एरिया निकालना है, और बस यहीं पर गलती हो जाती है। गलती इसलिए हो जाती है क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये चीज स्पेशली दी हुई है ना बच्चों, y = 0 का मतलब हुआ x एक्सिस, समझे कि नहीं। तो यहां पर हमें जो एरिया निकालना है ना वो x एक्सिस के साथ वाला एरिया निकालना है। इस वजह से देखो ये वाला एरिया बनेगा,
बात समझ आ रही है सबको? ये वाला एरिया बनेगा बच्चों जो आपको फाइंड करना है। तो यही गलती होती है ज्यादातर लोगों से। चलिए यहाँ पर जरा इसको डॉटेड लाइन लेकर आते हैं, क्योंकि हमें अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। फिलहाल हमने इस पॉइंट को तो पता किया था, दिस वाज -2, ये ओरिजिन 0 तो है ही। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे दोनों कर्व को। तो 4y की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो 4y की जगह हो जाएगा x²। ठीक है, यहाँ पर हम साइड चेंज कर देते हैं, तो x² - x - 2 = 0। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो फैक्टराइजेशन कर लो, तो फैक्टर क्या बनेंगे आपके, एक बार देख लो। तो फैक्टर बनेंगे आपके x + 1 × x - 2। एक बार चेक करो सभी लोग, बात समझ आ रही है? ठीक है, तो यहां से आपको x की वैल्यू मिलेगी -1 and 2, तो ये बन जाएगा -1, और यहां से अगर आपको लिखना हो तो ये बन जाएगा 2, लेकिन एक्चुअली इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब, क्योंकि मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालूंगा नहीं, उसकी हमें जरूरत भी नहीं है। बस हमें इंटरवल लिखने के लिए यहाँ पर एब्सिसा चाहिए था। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का तो हमें मिल चुका है। फिलहाल हम एरिया लिखेंगे, तो एरिया क्या बनेगा बच्चों, -2 से -1 के बीच में आपका लाइन आ जाएगा, सो दैट विल बी x + 2/4। ठीक है, y dx। और फिर आपका -1 से 0 में आपका पैराबोला आ जाएगा, तो दैट विल बी x²/4। ठीक है, dx आप लगा दो। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इंटीग्रेशन। तो ये बाहर आपका 1/4 है पहले से ही, ये बनेगा x + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 × 1। ये मैंने कैसे इंटीग्रेट किया, ठीक है, तो यही तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के लेक्चर भी जाके देख लो बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा इसको करते हैं। तो ये बनेगा आपका 1/4 और ये होगा x³ / 3। ठीक है बच्चों, जिसमें आपको लिमिट लगानी है इस तरीके से। ठीक है, तो ये 1/8 बाहर कर दो, अपर लिमिट डालोगे -1, तो 2 - 1 होल स्क्वायर मींस 1 ही रहेगा, लोअर लिमिट डालोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बनेगा आपका 1/12, अपर लिमिट डालोगे तो 0 माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो वो -1 आ जाएगा। पूरे ब्रैकेट से आपको +1 ही मिलेगा। यहाँ पर है 1/8 और यहाँ पर है 1/12। एक बार एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा बच्चों, एलसीएम लो फटाफट बताओ। सो दिस विल बी 12 + 8 है ना, यानी 20 हो जाएगा, और नीचे आपका 96, तो ये आपका बन जाएगा 20/96। वैसे तो सिंप्लीफाई हो रहा है, तो ये आपका 4 पे चला जाएगा, तो 4 पे जाएगा तो 5/24। तो दिस मच स्क्वायर यूनिट्स विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपको एरिया मिल गया बच्चों, बात समझ आ रही है? चलें अब अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो 25th क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं बच्चों। तो 25th ये रहा, यहाँ पर हमें सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर हम डायरेक्टली किस तरीके से कर सकते हैं कि x + y को ना आप t मान लो, समझे, ये आपका वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो देखो इस तरीके से आपको मिल जाएंगी वैल्यूज, यानी dt/dx हो जाएगा। तो यहां से आपका बन जाएगा ये पूरा dt/dx = e⁻t। ठीक है, अब बस यहां से आपको यहां से वेरिएबल सेपरेट करना है, तो e⁻−t dt विल बी इक्वल टू dx, ये आप इंटीग्रेशन कर दो बच्चों, तो ये बन जाएगा आपका e⁻−t, समझे, और -t का जो भी डेरिवेटिव आएगा t के रेस्पेक्ट में उससे डिवाइड कर देंगे, ये आपका x हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हम लोग t की वैल्यू भी पुट कर देंगे और यहाँ से साइड भी चेंज कर देंगे, तो ये बनेगा आपका x + e⁻−t, यानी इस तरीके से हो जाएगा, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इक्वल टू 0। सो दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25 एज वेल। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, इसको देखते हैं यहाँ पर क्या बोला हुआ है हमें। तो यहाँ पर हमें जो भी गिवन है, एक बार इस डाटा को देखिए और हमें फाइंड जो करना है तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा ना, आर वेक्टर का क्रॉस करना पड़ेगा आई कैप के साथ। ठीक है बच्चों, आर वेक्टर का क्रॉस करना पड़ेगा आई कैप के साथ। तो किस तरीके से करेंगे, चलिए अपना काम शुरू करते हैं। तो वेक्टर आर क्रॉस आई कैप, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इसके बाद। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है, और आर वेक्टर यानी एक्स वाई जेड, और आई कैप यानी 1 0 0। ठीक है बच्चों, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा आपका, देखो आई कैप ये 0 हो जाएगा, माइनस जे कैप करोगे तो आपका 0 - z आएगा,
प्लस के कैप करोगे तो ये आपका क्या आएगा 0 माइनस वाई आ जाएगा। फाइनली सिंप्लीफाई कर लेंगे तो जेड जे कैप माइनस वाई के कैप इस तरीके से आ जाएगा बच्चों। ठीक है, सिमिलरली आपको क्या करना है तो आर वेक्टर क्रॉस जे कैप भी करना है। सो वी विल डू लाइक दिस अगेन हेयर, ये वेक्टर आर के लिए वैल्यूज और यहाँ पर जे कैप का मतलब क्या हुआ तो 0 1 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई कैप यहाँ पर क्या बनेगा आपका 0 माइनस जेड, ठीक है, माइनस जे कैप, ये क्या बनेगा आपका तो 0 ही बन रहा है, एक बार चेक कर लो। ठीक है, और प्लस में के कैप तो ये क्या बनेगा आपका x इस तरीके से। तो ये फाइनली क्या आ जाएगा आपका तो माइनस जेड आई कैप प्लस एक्स के कैप। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है यानी वेक्टर आर क्रॉस आई कैप डॉट लेना है हमें इसके साथ। ठीक है, ये डॉट लेना है सबसे पहले, तो ये रहा पहला वेक्टर और ये रहा दूसरा वेक्टर, इन दोनों का हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है बच्चों, यानी जेड जे कैप माइनस वाई के कैप डॉट माइनस जेड आई कैप प्लस एक्स के कैप। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा माइनस एक्स वाई, एक बार चेक करो, समझे, क्योंकि यहाँ पर आई कैप वाला है इसमें तो है ही नहीं, यहाँ पर जे कैप वाला है इसमें तो है नहीं, तो दोनों में सिर्फ के कैप वाला है, तो बस उनके कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहां से जैसे ही आप लोग साइड चेंज करोगे ना, माइनस एक्स वाई को आप इस साइड लेकर आओगे यानी लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओगे तो ये आपको इस तरीके से मिल जाएगा और ये आपका 0 बन जाएगा। बस इसी की वैल्यू आप लोगों से पूछी गई है बच्चों, आप देख लो क्वेश्चन में, समझ आया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को भी देख लेते हैं। तो 27 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस विल क्रॉस द एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेते हैं। तो लाइन ए बी का इक्वेशन क्या बनेगा, फॉर्मूला पता है आप लोगों को, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल्स वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इक्वल्स z माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। ठीक है, तो ये बनेगा x माइनस थ्री, ये बनेगा y माइनस फोर, ये बनेगा z माइनस वन। ठीक है, अब यहां पर dr जब लिखेंगे तो x2 माइनस x1, ठीक है, फिर 1 माइनस फोर यानी y2 माइनस y1, फिर आपका z2 माइनस z1। तो ये वैल्यू क्या आ रही है आपकी, तो ये 2, ये माइनस 3 और ये 5 आ जाएगा। बात समझ आई। ठीक है, तो इसको ना मैं लैम्डा मान लूंगा बच्चों, इसे एज्यूम कर लो, और यहां से हम लोग लिख देंगे रैंडम पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो रैंडम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे बच्चों आपके लिए, सो दिस विल बी 2 लैम्डा प्लस 3, ठीक है, x की वैल्यू निकाल ली हमने, एंड माइनस 3 लैम्डा प्लस 4 यानी 4 माइनस 3 लैम्डा लिख देता हूं ऐसे में, और फिर लास्ट वाला बनेगा 5 लैम्डा प्लस 1। ठीक है, अब क्योंकि ये जो लाइन जब क्रॉस करेगा एक्स वाई प्लेन को तो उस समय z कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा, तो z कोऑर्डिनेट अगर 0 होगा तो 5 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0 रख देंगे, यहां से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी हमें माइनस 1/5। ठीक है, अब इस लैम्डा की वैल्यू को अपने रैंडम पॉइंट में डाल देंगे तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए लैम्डा की वैल्यू को हमें पुट बैक करना होगा रैंडम पॉइंट में, तो वो क्या बनेगा आपका, सो 2 इंटू माइनस 1/5 प्लस 3। ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपका -2 प्लस 15/5 यानी 13/5 आ जाएगा ये। ठीक है, अगले वाला यानी 4 माइनस 3 लैम्डा, तो ये प्लस का 3/5 हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 23/5, एलसीएम ले लो, और ये z कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ही। ठीक है बच्चों, तो बस ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 27 में ऊपर वाले क्वेश्चन का। अब एक्चुअली यहाँ पर हमें एक अल्टरनेटिव भी गिवन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऊपर वाले क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ जरा पढ़ लो आप लोग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेन्स द फॉलोइंग लाइन्स, है ना, यानी ये जो लाइन है अगर एक ही प्लेन में लाई करेंगी तो हमें उस प्लेन का इक्वेशन लिखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर, सोचो जरा, तो हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों यहाँ पर, जरा सोचिए एक बार। तो एक्चुअली सबसे पहला काम तो मैं क्या करूंगा ना, किसी भी एक लाइन को पकड़ो और वहां से ना जो भी आपका पॉइंट है ना, लाइन से जो भी पॉइंट हमें मिलता है गिवन पॉइंट, उसको लिख लो, बाद में काम आएगा। तो ये लिखा मैंने पॉइंट, ठीक है, इस लाइन से लिख लिया मैंने। अब आपके फर्स्ट लाइन की हेल्प से आप एक वेक्टर लिखो, तो ये वेक्टर आपका मान लो वेक्टर b1 है यानी 3i कैप माइनस 16 j कैप प्लस 7 के कैप। ठीक है, फिर सेकंड लाइन से ऐसे ही आप उसका पैरेलल वेक्टर लिखो, तो वो बन जाएगा आपका 3i कैप प्लस 8 j कैप माइनस 5 के कैप।
अब एक्चुअली हमारा जो इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है ना, तो उसमें आप देखो न्यूमरेटर में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट ना 1 है, इसमें भी देख सकते हो आप लोग। तो बस स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करते हुए हम डायरेक्टली इनके पैरेलल वेक्टर्स लिख सकते हैं दोनों लाइन के। अब क्योंकि दोनों लाइन एक ही प्लेन में है, तो ये जो b1 और b2 वेक्टर होंगे ये भी उसी प्लेन में होंगे, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, मतलब b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ये जो आएगा ये आपको नॉर्मल वेक्टर दे देगा बच्चों। प्लेन के लिए नॉर्मल वेक्टर ही हमें चाहिए होता है, ठीक है। तो चलते हैं जरा इसको हम फाइंड कर लेते हैं। तो आई कैप जे कैप के कैप यहाँ पर लिखो, ये आपका 3 माइनस 16, ये 7 और ये 3 8 माइनस 5, ठीक है बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जरा, क्या आएगा देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर। तो ये बनेगा आपका 80 माइनस 56 यानी 24 आई कैप। एक बार चेक कर लो फटाफट, बात समझ आ रही है सभी को, ठीक है। फिर आपका माइनस जे कैप आएगा, तो इसके साथ में क्या बनेगा, माइनस 15 और माइनस 21 यानी माइनस का 36 हो जाएगा, तो ये प्लस का ही कर दिया मैंने, प्लस में के कैप। अब इसके साथ में क्या होगा, तो 8 3 24 प्लस 48 यानी 72 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब अगर इसका हम प्रोपोर्शनेट वैल्यू ले लें बच्चों यहाँ पर, तो हमें प्लेन का नॉर्मल वेक्टर बहुत ही आराम से मिल जाएगा, सिंपल वैल्यू मिल जाएंगे, यानी 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है। यहाँ पर हमने जो भी वेक्टर मिला ना, उसके डीआर हमने देखे कि प्रोपोर्शनल है ना, इस तरीके से 24 36 72। तो यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल वैल्यूज कंसेप्ट यूज करते हुए हमने डीआर्स को लिख लिया, डीआर्स यानी 2 3 6 बन जाएंगे, तो बस हमें नॉर्मल वेक्टर मिल गया प्लेन के लिए। बात समझ आ रही है। और ये पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ था, इसकी हेल्प से हम वेक्टर ए लिखेंगे, तो वेक्टर ए बनेगा 8 आई कैप माइनस 19 जे कैप प्लस 10 के कैप, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला क्या होता है आपके लिए, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला बनेगा आपका आर वेक्टर डॉट एम वेक्टर इक्वल्स ए वेक्टर डॉट एम वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर आर डॉट वेक्टर एम, एम क्या आया था आपका 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप इक्वल्स वेक्टर ए क्या लिखा है हमने, तो 8 माइनस 19 10 यानी 8 आई कैप माइनस 19 जे कैप प्लस 10 के कैप। इसका हमें डॉट लेना है इस वेक्टर के साथ। बात समझ आ रही है आप लोगों को, ठीक है। क्या बनेगा 8 2 16 माइनस 57 प्लस 60, तो ये बन जाएगा आपका 19। एक बार चेक करो, बात समझ आ रही है, ठीक है। तो बस आपका आर वेक्टर डॉट 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। अब आंसर आप इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं, या फिर एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें कुछ स्पेशल तो नहीं बोला हुआ है, कुछ भी स्पेशल नहीं बोला हुआ है। आप वेक्टर इक्वेशन लिखो चाहे कार्टेशियन इक्वेशन लिखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहां पर हम कार्टेशियन इक्वेशन भी लिख सकते हैं अगर आप चाहो तो ये बन जाएगा आपका कार्टेशियन इक्वेशन और ऊपर वाला आपका वेक्टर इक्वेशन, ठीक है बच्चों। बात समझ आ रही है। अब चलते हैं जरा अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 28। इसको देखते हैं इसने क्या बोला हुआ है यहाँ पर। तो 28th क्वेश्चन में हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स वेयर के इज अ कांस्टेंट विच इज गिवन बिलो, ठीक है। यहाँ पर आपको पी ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, तो हमें इन सब की वैल्यू निकालनी है फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ना ये कंसेप्ट यूज करने वाले हैं कि समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। यहाँ पर जैसे x की जगह 0 डालोगे तो p ऑफ 0, x की जगह 1 डालोगे तो p ऑफ 1, x की जगह 2 या 3 डालोगे तो इस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है। एंड अदरवाइज भी है, यानी p4 p5 etc, ये पूरा आपको 1 मिलने वाला है। अब देखो p0 का मतलब हुआ कि जब x की वैल्यू हमने 0 पुट की, तो यहां से आपको मिल रहा है 0.1, ठीक है, ओके। इसके बाद p ऑफ 1 में x की जगह 1 डालेंगे तो यहां से मिलेगा आपको k इंटू 1 स्क्वायर, ठीक है। फिर ऐसे ही p ऑफ 2 में चलेंगे तो ये मिलेगा आपको k इंटू x, x की जगह 2 यानी ये बन जाएगा 2k। ऐसे ही p ऑफ 3 के लिए ये बन जाएगा आपका 3k। एंड p ऑफ 4 या p ऑफ 5 जो हमने लिखा नहीं है तो वो अदरवाइज में आएगा, जिनकी वैल्यूज आपको 0 0 मिलती रहेंगी, ठीक है बच्चों। अब यहां से आगे बढ़ते हैं जरा, ये क्या होने वाला है। तो दिस इज गोइंग टू बी k प्लस 2k प्लस 3k मीन्स 5k। नाउ दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.1, तो ये बन जाएगा आपका 6k एंड दिस विल बी 0.9, ठीक है। तो यहां से आपको k की वैल्यू क्या मिलेगी 0.9 यानी 9/10 इंटू 1/6। बात समझ आ रही है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 3 9, 3 2 6 यानी 3/20। बात समझ आ रही है सभी को, ठीक है। हमें k की वैल्यू मिल गई, यानी फर्स्ट पार्ट का हमने सॉल्यूशन कर लिया है बच्चों। तो ये तो आपका हो गया
फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, अब सेकंड पार्ट के लिए हमसे क्या पूछा हुआ है कि हमें प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 2 के लिए फाइंड करना है, यानी P0, P(1) एंड P(2). ठीक है, इसकी हमें बात करनी है। तो P(0) तो आपका 0.1 हो गया। ठीक है, P(1) एंड P(2) हमने निकाला हुआ है k इंटू 1² यानी k प्लस 2k, दैट मीन्स 3k हो जाएगा। ठीक है, अब 0.1 का मतलब हुआ 1/10 और 3k, k की वैल्यू हमने यहां पर निकाली हुई है बच्चों, है ना, तो ये बन जाएगा आपका 9/20। ठीक है, यहां से अगर 1/10 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 9/2 आ जाएगा, एलसीएम ले लो तो ये बन जाएगा 11/2 और बाहर 1/10 यानी 11/20। सो दिस इज द आंसर ऑफ द बी पार्ट एज वेल। बात समझ आ रही है सबको बच्चों? ठीक है, तो बच्चों इसके साथ हम लोगों ने पार्ट बी के सेक्शन 3 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट कर लिया है। अब अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे जहां पर हम पार्ट बी के सेक्शन 4 यानी 3 नंबर वाले क्वेश्चन और फिर उसके बाद 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। आपकी प्रिपरेशन में हेल्प के लिए हमने स्पेशल सीरीज चलाई हुई है बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी क्लासमेट्स के साथ और इसे लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। ठीक है बच्चों, चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।